नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को अर्ध बधाई। बिल्कुल सही सुना आपने, अर्ध बधाई। क्योंकि पूरी बधाई तो तब होती जब देश के टुकड़े न होकर अखंड भारत आज़ाद हुआ होता। लेकिन हमारे तत्कालीन नेताओं ने देश के विभाजन को स्वीकार कर हमारी आज़ादी की लड़ाई पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा दिया। हम रहे ना रहे दिन चार, लेकिन माँ तेरा वैभव अमर रहे। लेकिन हमारे तत्कालीन चंद नेताओं ने, जिनमें जिन्ना और नेहरू ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने सत्ता सुख के लिए देश का बंटवारा कर दिया, जिसके दुष्परिणाम हम उस समय से आज तक उठा रहे हैं। विभाजन की त्रासदी में 10 लाख से अधिक लोग मारे गए, कई माँ बहनों के साथ बलात्कार हुए, कुकृत्य हुए और देश की तत्कालीन जनता को कई दंगों व विस्थापन की असहनीय व अमानवीय कष्ट सहने पड़े। और आज भी देश के विभाजन के कई दुष्परिणाम हम झेल रहे हैं। इसलिए जिन 2-4 नेताओं ने मुख्यतः देश का विभाजन की नींव रखी, उनको जनता की आह तो लगनी ही थी। और यदि आप सफलता का श्रेय लेना चाहते हैं तो आपको अपनी असफलताओं, अदूरदर्शिता, कुनीतियों, सत्तालोलुपताओं के कारण लिए गए निर्णयों की आलोचना व जनता की आह लेनी होगी, क्योंकि ये शाश्वत नियम है। भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि यदि देश का बंटवारे की बात हो तो इसके विरुद्ध में कुरुक्षेत्र में महाभारत के लिए उतरना पड़े तो उतर जाओ, वरना भीष्म की भांति सूल की सैया मिलना तय है। इसीलिए इतिहास उठाकर देख लें, जिन लोगों की वजह से मुख्यतः देश का बंटवारा हुआ, उनका हाल क्या हुआ। 1947 से पूर्व भी आज से भी अधिक जोर शोर से हिंदू मुस्लिम भाईचारे के नारे लगते थे, लेकिन वे नारे ही रह गए और देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो गया। जो काम बाबर, गोरी, गजनी आदि जैसे विदेशी आक्रांता भारत को अपने कुप्रयासों करने पर भी खंडित नहीं कर पाए और जनता को अलग नहीं कर पाए, लेकिन उनके कुछ वंशज अखंड भारत व उसकी जनता को अलग अलग कर पाने में सफल हुए। ये बंटवारा भारत में उन विदेशी आक्रांताओं व उनके वंशजों की निश्चित रूप से एक जीत थी, लेकिन क्योंकि अशफाक, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय आदि जैसे अनगिनत लोगों ने अपना सर्वस्व कुर्बान अखंड भारत की आज़ादी के लिए किया था, न कि खंडित भारत के लिए। इसलिए हमारी आज़ादी अधूरी है। अब थोड़ी सी चर्चा देश के तथाकथित लोकतंत्र के बारे में हो जाए। हमने लोकतंत्र अपनाया, लेकिन हम लगभग 74 सालों में लोकतंत्र के बड़ी मुश्किल से 25% लक्ष्य को ही प्राप्त कर पाए। बाकी तो आज भी भाषणों और वादों, कानूनों में ही सीमित है। आज लोग यानी जनता पर तंत्र हावी है, तंत्र पर नोट और भ्रष्ट तंत्र हावी है, तुष्टीकरण का तंत्र, भाई भतीजावाद, शोषण तंत्र, उच्च लोगों का नीचे व गरीब लोगों पर हावी होने का तंत्र हावी है। गरीब पर कानून का अक्सर कड़ाई से पालन अवश्य होता है और अमीर पर कानूनी रियायतें आदि मिलती है। अयोग्य पद व योग्य रोड नापते दिखते हैं। सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाला नामुमकिन और सच्चों को बदनामी व परेशान किया जाता है और झूठे जीतते हैं और सम्मानित होते हैं। वारे लोकतंत्र, वारे कानून का तंत्र। आज कहने को तो हम लोकतंत्र में हैं, लेकिन लोकतंत्र तो सच्चे अर्थों में तभी होता है जब दूर दराज के अंतिम व्यक्ति को उसके अधिकार सुविधा मिले। यदि हम आज तक देश के आम आदमी को अन्य सुविधा तो छोड़िए, साफ पानी, 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाए, तो ये कैसा सच्चे अर्थों में लोकतंत्र होगा? नहीं ना। लोकतंत्र के कहने में 3 स्तंभ होते हैं, जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका में हमारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन ये प्रतिनिधि अधिकांशतः धन, बाहुबल, जाति, पार्टी, क्षेत्र आदि के बल पर जीतते हैं। चुनाव घोषणा पत्र, विकास के नारे आदि तो बस नारे ही रह जाते हैं, योग्यता तो धरी की धरी रह जाती है। फिर इन लोगों की बाड़ेबंदी होती है और कुछ तो करोड़ों रुपए में बिकते हैं। कई तो जनता ने जिसके पार्टी के खिलाफ वोट देकर उनको जिताया, वे जीतने के बाद जनता के विश्वास को धोखा देकर दल बदल या अन्य प्रकार से किसी और को
वोट देते हैं और जनता अपने को ठगा व असहाय महसूस करती है। आज तो छोटे से छोटे गांव का सरपंच बनने वाला भी चंद दिनों में महंगी गाड़ी खरीद लेता है और 5 साल में तो करोड़ों अरबों की संपत्ति बना लेता है। तो विधायकों और सांसदों आदि की कमाई का तो अंदाजा भी आम आदमी तो क्या सरकारी एजेंसियां भी लगभग नहीं लगा सकती। आज भ्रष्टाचार द्वारा कमाई का प्रमुख साधन राजनीति बन गया है। तभी तो कोई भी राजनेता गरीब नहीं होता, लेकिन गरीबों के नेता होने की बात अवश्य करते हैं। आज नेता की बात तो एकता और भाईचारे की करते हैं, लेकिन काम व जीतने के बाद जाति, धन, क्षेत्र, धर्म के गणित पर वे कार्य करते हैं। वारे राजनीति। दूसरा स्तंभ व्यवस्थापिका है। व्यवस्थापिका में आज देश की शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, भ्रष्टाचार निरोधक कानून, न्यायपालिका को सशक्त करने आदि जनहित के कानून बने या न बने, लेकिन सर्वसम्मति से सांसदों के वेतन भत्ते, अधिकारों की बढ़ोतरी के बिल चंद मिनटों में पास हो जाते हैं। व्यवस्थापिका में हमारे चुने हुए लोग बस नाम मात्र के सवाल पूछते हैं कई बार तो, और संसद की प्रक्रिया में कई सांसद तो बहुत ही कम भाग लेते हैं। हाँ, अविश्वास प्रस्ताव के वक्त तो आईसीयू से वे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी सीट से प्यार है, जनता के हित से कम। हमारे कानून बनाने वाले अधिकांश, चाहे वे विधायक हो या सांसद, वे अनपढ़, धरातल से अनभिज्ञ और संविधान और कानूनी प्रावधानों का उन्हें ज़्यादा ज्ञान लगभग नहीं होता। न ही वे नए कानून बनाने के समय कोई रुचि लेते हैं। बस पार्टी के चंद प्रमुख नेता पक्ष और विपक्ष में अपनी बात रखते हैं या बयानबाजी करते हैं, और वे बिना कुछ समझे पार्टी की हाँ में हाँ और ना में ना मिला देते हैं, या पार्टी के कहने पर हुड़दंग मचा देते हैं। उस कानून का धरातल पर कैसे उतारा जाएगा और उससे जनता को होने वाले लाभ हानि के बारे में सोचने व चर्चा करने का हमारे कई सांसदों और विधायकों को वक्त ही नहीं है। ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें एक आईपीएस स्तर के सचिव आदि, एक अनपढ़ शिक्षा मंत्री के आगे, एक अनपढ़ स्वास्थ्य मंत्री आदि के आगे संविधान विरुद्ध काम करने के लिए वे कहते हैं, और वे कई बार मजबूर होते हैं। व्यवस्थापिका में कानून कम बनते हैं, हुड़दंग आदि अधिक होता है, जनता के कीमती धन की व्यर्थ में बर्बादी हो रही है, और कई कानून तो बस राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनने व पास हो रहे हैं, और जो जनता के हित में बड़ी मुश्किल से कानून बन या संविधान में लिखा है, उसकी धरातल पर पालना बहुत ही कम हो रही है। व्यवस्थापिका की कार्रवाई के बारे में तत्कालीन एक महिला सांसद ने कहा था कि हम कुछ लोग तो एक दूसरे की साड़ियों के बारे में चर्चा करते हैं। वाह रे लोकतंत्र। लोकतंत्र का एक स्तंभ न्यायपालिका भी है। अपने कार्य बोझ व कम संसाधनों के बोझ से दबी जा रही है आज की न्यायपालिका। एक मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा था कि वर्तमान में जो केस है उनको निपटाने में लगभग 350 साल लगेंगे, जबकि आज तो हजारों नए केस कोर्ट में आ रहे हैं, पुराने वाले तो है जैसे है ही। कई बार तो लगता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका जानबूझकर न्यायपालिका को सशक्त न्यायपालिका बनने नहीं देना चाहते। लोकतंत्र ही नहीं, प्राकृतिक सिद्धांत व न्यायतंत्र का सिद्धांत है कि लोगों को सस्ता व त्वरित न्याय मिले, लेकिन आज तो भारत में न्यायालय से मिलती है तो तारीख पर तारीख, और न्याय तो मिलने में कई पीढ़ियां लग जाती है। आज भी हम मेघालय की शिक्षा पद्धति ही नहीं बल्कि न्याय व कानून व्यवस्था अपना रहे हैं, जबकि लॉर्ड मेकाले ने कहा था कि मैं जो भारत में व्यवस्था अपना रहा हूं उससे भारत के लोगों को न्याय नहीं बल्कि तारीख पर तारीख व अपील पर अपील करनी होगी, लेकिन उसे न्याय नहीं मिलेगा, जो आज भी सच साबित हो रही है। आज आम और गरीब आदमी के पास न इतना समय व धन है कि वे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके, क्योंकि जैसे जैसे कोर्ट आपके निवास से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे वकीलों की फीस हजारों से लाखों में होती है, और भी कई खर्चे व परेशानियां बढ़ती जाती है। इसलिए गरीब आज केवल और केवल अन्याय सहने करने के लिए मजबूर है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कई बार तो बड़े नेताओं, बड़े व्यापारियों, दलों आदि की छोटी मोटी 10 बजे हुई बात या संविदा आदि उसी दिन 2 बजे सुनवाई में आ जाती है, क्योंकि उनके पास बड़े वकीलों को देने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं, और हमारे आम आदमी के पास तो शाम के 2 वक्त के निवाले परिवार के लिए रोटी जुटाने के लिए अपना खून पसीना बहाने के बाद भी वो कई बार असफल हो जाता है। इसलिए कहते हैं देश में रोटी चोर जेल में और देश के लूटने वाले महलों में होते हैं, और हमारी नौकरशाही
स्वयं संपूर्ण होने के बाद भी राजनीतिक कुदबाव में बार बार स्थानांतरण, अभियोजन पूर्व स्वीकृति, पद स्थापना, डिसमिस आदि के दबाव के कारण जनता व संविधान व कानून से पहले मंत्री, सत्ता पक्ष वाली पार्टी आदि के काम अक्सर करते नजर आते हैं और बहती गंगा में कई नौकरशाह भी हाथ धो लेते हैं और जनता तो बेबस, बेसहारा, कभी अपने को तो कभी लोकतंत्र और व्यवस्था को मन ही मन में कोसने के अलावा कर ही क्या सकती है। लोकतंत्र में अपने आप को तथाकथित रूप से कहने वाला चौथा स्तंभ मीडिया भी आज अधिकांश नेताओं की तरह देश सेवा व सत्य के रक्षक कहने को है, बल्कि यथार्थ में कई मीडिया वाले मीडिया के माध्यम से स्वयं सेवा, ब्लैकमेलिंग, किसी नेता दल आदि की चाटुकारिता करते नजर आते हैं। कोई ईमानदार आदमी या पीड़ित बड़ी मुश्किल से किसी बेईमान या अत्याचारी के खिलाफ आवाज उठाता है और उनके खिलाफ दस्तावेज आदि सबूत इकट्ठा करता है। अपनी जान माल को दांव पर लगाकर एकत्रित करने के बाद वे इस आशा में कि ये मीडिया के प्रहरी, सच्चाई के प्रहरी, अपने आप को लोकतंत्र के प्रहरी कहने वाले मीडिया कर्मी को वो देता है और जनता के सामने ताकि वे रखे और सरकार तक उनकी आवाज़ पहुँचे। लेकिन होता क्या है, उसके जाते ही तुरंत बाद मीडिया वाला उस बेईमान या दुराचारी से मीटिंग कर उन दस्तावेजों का सौदा कर अपने ईमान को बेच देता है। यानी आज मीडिया भी अधिकांश असत्य, चापलूसी, अपने घर भराई का साधन या व्यवसाय बन गई है। देश में हर 5 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है, लेकिन देश में निर्भया कांड के बाद हुए विरोध के बाद जनता के दबाव में बने कानून आज भी अपने मूल लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। जिस निर्भया कांड का जनता के दबाव और मीडिया का पूरा साथ मिला, उसके दुष्प्रचार को फांसी होने में भी उसकी मां और परिवार को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा और लगभग 8 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद बड़ी मुश्किल के बाद सफलता मिली। कहने का भाव, यदि आप दिल्ली में हैं और मीडिया का समर्थन मिले तो न्याय में इतना समय व कष्ट झेलना पड़ता है, तो देश के दूर दराज में आज भी हर पल कितनी निर्भया कांड हो रहे हैं और उसके दोषी खुले में घूम रहे हैं। ये कैसा कानून का राज है। आज भी देश के आम आदमी को साफ सुथरा स्वच्छ पानी मैसर नहीं। देश की लगभग 30% जनता को 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी मैसर नहीं हो पाती। कई बार देश में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल कई बार हम मीडिया रिपोर्ट में देखते हैं कि कई लोग अपने परिजनों को कई किलोमीटर के कठिन सफर अपने कंधों पर बिठाकर तय कर एक छोटे से सरकारी अस्पताल तक पहुंचते हैं, जहां भी सुविधाएं का अभाव रहता है और डॉक्टरों का और स्टाफ का अभाव रहता है। तो फिर हम अन्य मूलभूत सुविधाओं की बात ही क्या करें। सरकार जनता से कहने को उससे देश के विकास व उसके विकास के नाम पर टैक्स लेती है। आज हम नमक से लेकर हर चीज़ पर टैक्स सरकार को देते हैं। उन पैसों से जनता व देश का विकास हो ना हो, लेकिन अधिकांश जनप्रतिनिधियों, नौकरशाहों का विकास हो रहा है। यानी कि जब आज लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम तो उस अर्ध लोकतंत्र ही कहेंगे, क्योंकि वास्तविक लोकतंत्र तो तभी आएगा जब चाणक्य के कथन अनुसार देश के लोग महिलाओं में और देश के सेवक यानी मंत्री और प्रधानमंत्री, नौकरशाह आम घरों में रहे और सच्चे अर्थों में जनता मालिक हो और लोक सेवक जनता के सच्चे अर्थों में सेवक हो, तभी हमारा देश लोकतांत्रिक देश कहलाएगा। इसलिए देश की पूर्ण आज़ादी के लिए हमें आंदोलन करना होगा और अपना सर्वस्व अर्पण भारत माँ के लिए करना होगा। वंदे मातरम।